हेलो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में ये परम्यूटेशंस क्या है ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने डेफिनेशन लिखी, अ परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनिट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। इस चीज को समझने के लिए जो पीछे मैंने लास्ट एक्सरसाइज में दो एग्जाम्पल किए हैं उनको देखूंगा और फिर इसको समझाऊंगा। एक तो काम किया था, मेरे पास एक वर्ड था रोज और इसको यूज करके मुझे 4 लेटर वर्ड्स बनाने थे विद और विदाउट मीनिंग। और दूसरा काम क्या था, मेरे पास 5 फ्लैग्स थे, से मान लो रेड, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट और येलो, ये 5 कलर ले लिए। इन 5 फ्लैग्स को यूज करके मुझे 2 फ्लैग्स एक पोल पे एक के नीचे एक लगाने थे और इस तरीके से एक सिग्नल बनाना था। तो ये कह रहे हैं, अब परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन डेफिनिट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। तो यहां पे मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट थे और मैंने सबको ले लिया। यहां पर मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट थे और उसमें से मैंने खाली 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए। और इनको सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, इन्हें अरेंज करना है इन डेफिनिट ऑर्डर। ये डेफिनिट ऑर्डर वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मान लो मैं यहां पर रेड और ग्रीन 2 फ्लैग ले रहा हूं, तो ऊपर रेड लगाना, नीचे ग्रीन लगाना, और ऊपर ग्रीन लगाना और नीचे रेड लगाना, ये दोनों चीजें डिफरेंट हों। एक तरीका क्या है ना कि मैं एक बैग लेकर के उसमें 2 फ्लैग दे दो तुम मुझको, तो उसमें चाहे तुम रेड ग्रीन दो चाहे ग्रीन रेड दो, वो एक ही चीज है। परम्यूटेशन का मतलब है कि मेरे पास n चीजों में से कोई 8 चीजें होंगी, मेरे पास 5 चीजों में से कोई 2 चीजें होंगी जिन्हें मुझे किसी डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ऐसा अरेंजमेंट हम कितनी तरीके से कर सकते हैं, यही परम्यूटेशन कहलाता है। तो इस चीज के ऊपर उन्होंने थ्योरम दी। थ्योरम 1 है कि द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम वेयर 0 is less than r is less than equal to n and the objects do not repeat is n, n minus 1, n minus 2 up to n minus r plus 1 which is denoted by npr। अब बहुत लंबा सा स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया, इसको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, नंबर ऑफ परमुटेशंस फाइंड कर रहा हूं, मतलब कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं काउंट करने की कोशिश कर रहा हूं। किस चीज के, ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट। मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे फ्लैग वाले केस में मेरे पास 5 फ्लैग्स थे। इन n ऑब्जेक्ट्स में से मुझे कोई r ऑब्जेक्ट चूज करने हैं। जैसे यहां मुझे 2 फ्लैग चूज करने थे जहां पर r की वैल्यू 0 से बड़ी और n के इक्वल या n से छोटी होगी। मतलब जैसे मैं 5 में से 1 फ्लैग चूज करना चाहूं, 5 में से 2 फ्लैग चूज करना चाहूं, 5 में से 5 फ्लैग तक चूज करना चाहूं, इस तरीके से अगर मैं अलग अलग अरेंजमेंट बनाऊं तो जो अरेंजमेंट बनेंगे उनको मैं NPR से डिनोट करूंगा। यानी कि यहां पर मैं इसको NPR लिखूंगा, यहां पर मैं इसको 5P2 लिखूंगा। 5P2 का मतलब है कि मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट थे, उसमें से मैंने 2 को उठा करके अरेंज किया। NPR का मतलब है मेरे पास n ऑब्जेक्ट थे, उसमें से R को अरेंज किया। तो जो इसके तरीके हो जाएंगे, यहां पर मैंने क्या किया था, पहले वाले प्लेस के लिए 5 तरीके, अगले प्लेस के लिए 4 तरीके। ऐसे ही यहां पे कह रहे हैं कि पहले प्लेस के लिए n तरीके, फर्स्ट वाला है। सेकंड वाले के लिए n-1 तरीके, एक तरीका कम हो गया। थर्ड वाले के लिए n-2 तरीके, इस तरीके से फोर्थ वाले के लिए n-3 तरीके। तो अगर मेरे पास मैं सेकंड वाला देखूं तो टर्म में n-1 हो रहा है, थर्ड वाले में n-2 हो रहा है। तो ऐसे करते करते जो मेरा rth ऑब्जेक्ट होगा उसके नंबर ऑफ तरीके n-r-1 हो जाएंगे।
जैसे फोर्थ पे n-3 था, थर्ड पे n-2 था, ऐसे ही RS पे n-r-1 हो जाएंगे, और इस n-r-1 को मैं n-r+1 कर सकता हूं। तो ओवरऑल अगर मुझे r ऑब्जेक्ट अरेंज करने हैं तो पहले पे n, दूसरे पे n-1 और ऐसे RS पे n-r-1, ये तरीके हो जाएंगे। तो npr की वैल्यू ये हो गई। तो सिंपल सी बात है कि अगर मेरे को 10p4 की वैल्यू बतानी है तो इसकी वैल्यू हो गई, पहला 10, दूसरा 9, फिर 8 और फिर 7। 4 नंबर लिख लो 10 से शुरू होकर के एक एक घटाते हुए। तो ये मेरा n हो जाएगा, ये मेरा n-1 हो जाएगा, ये n-2 हो जाएगा और ये n-3 हो जाएगा। ये जो n-3 है इसी को ये n-4+1 लिख रहे हैं। तो अगर मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट हैं तो मेरा लास्ट टर्म n-4+1 हो जाएगा, जो कि n-3 हो जाएगा। इस तरीके से मैं परमुटेशंस के नंबर काउंट कर सकता हूं। अभी तक मैं ये काम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बेसिस पर डायरेक्टली कर ले रहा था बगैर कोई फॉर्मूला जाने हुए। अब इन्होंने इस चीज को बताने के लिए फॉर्मूला बना दिया। अब जब मैं इसको पढ़ा रहा था, जब मैं बोल रहा था, तो आपने भी ध्यान दिया होगा इतना लंबा सा टर्म n-1, n-2, n-3 अप टू n-r+1, इतनी लंबी चीज बोलने लिखने में दिक्कत है। तो इस दिक्कत को कम करने के लिए लोगों ने एक कंसेप्ट दिया फैक्टोरियल नोटेशन का। तो ये कहते हैं कि सपोज करो कोई मुझसे पूछे कि 1 फैक्टोरियल क्या चीज है, तो फैक्टोरियल जो है इसको इस तरीके से एक्सक्लेमेशन मार्क से डिनोट करते हैं। तो 1 के बाद अगर ये एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा हो तो इसका मतलब है 1 फैक्टोरियल, और इसका मतलब है सिंपली 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब है 1 into 2। 3 फैक्टोरियल का मतलब है 1 into 2 into 3। 4 फैक्टोरियल का मतलब है 1 into 2 into 3 into 4। इस तरीके से अगर मैं 1 से लेकर के 2, 3 ऐसे करते करते अगर r नंबर तक मल्टीप्लाई करूं तो ये नंबर r फैक्टोरियल हो जाता है। तो ये मैंने एक नया टर्म कॉइन कर दिया। सिंपली इसको मैं r फैक्टोरियल बोलता हूं, और r फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेकर के r तक का मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो कोई मुझसे पूछे कि 7 फैक्टोरियल क्या है, तो इसकी वैल्यू 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 हो जाएगी। तो इस नंबर को डिनोट करने के लिए मैंने एक नया नोटेशन डेवलप किया, फैक्टोरियल नोटेशन। यहां पर एक चीज थोड़ी सी इससे अलग हट करके है, और वो है कि मैं तुमसे पूछूं 0 फैक्टोरियल क्या है, तो ऑब्वियसली मैं 1 से ही काउंटिंग शुरू कर रहा हूं तो मैं 0 फैक्टोरियल नहीं बता सकता। तो लोगों ने मैथमेटिकली 0 फैक्टोरियल को 1 डिफाइन कर दिया। ये प्री डिफाइंड है, क्यों किया गया ये समय हम लोग जानने की कोशिश नहीं करेंगे। पर नॉर्मली r फैक्टोरियल का मतलब होगा 1 से लेकर के r तक का मल्टीप्लिकेशन, लेकिन ऑब्वियसली अगर मैं 0 फैक्टोरियल पूछूं तो फिर 1 से 0 तक का मल्टीप्लिकेशन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, बिकॉज 0 तो 1 से पहले आ जा रहा है। तो उसके लिए मैंने अलग से डिफाइन कर दिया कि 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके यूज होगा, इसलिए इसको हमेशा याद रखना। 0 फैक्टोरियल इज 1, और उसके ऊपर जितने फैक्टोरियल हैं वो सिंपली 1 into 2 into 3 अप टू दैट नंबर हो जाएगा। इस एक्सरसाइज में हम लोग मेनली खाली फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो ये परमुटेशन वाली बात मैंने बताई, ये हम लोग किस तरीके से फैक्टोरियल नोटेशन यूज करके लिख सकते हैं, ये हम लोग इस एक्सरसाइज में नहीं पढ़ेंगे, ये अगली एक्सरसाइज में आएगा। तो फिलहाल इस एक्सरसाइज के लिए आप ये फैक्टोरियल नोटेशन क्या है, सिंपल सी बात है, लेकिन कंफर्टेबल होने के लिए इन्होंने पूरी एक एक्सरसाइज दे दी है। तो सिंपल से प्रॉब्लम है। जैसे एग्जाम्पल देखो, तो ये पहला पार्ट पूछ रहे हैं व्हाट इज 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1 into 2 into 3 into 4 into 5। तो ऑब्वियसली 1 into 2 into 3 6, 4 या 24 into 5, ये नंबर 120 हो गया, सिंपल। अगली चीज पूछ रहे हैं व्हाट इज 7 फैक्टोरियल। अब 7 फैक्टोरियल की वैसे तो वैल्यू 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 है, लेकिन हमको ये पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो 7 फैक्टोरियल है इसको मैं 5 फैक्टोरियल into 6 into 7 भी लिख सकता हूं। तो ये नंबर कितना हो जाएगा
120, क्योंकि मैं पहले निकाल चुका हूं, इंटू 6 7 जा 42, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, 42 टू 84 का 4 कैरी 8 और 42 और 8 50, तो ये नंबर 5040 हो गया। फिर थर्ड पार्ट हो गया, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। इसको मैंने कई बार लोगों को 2 फैक्टोरियल लिखते देखा, ये बिल्कुल गलत है। 7 फैक्टोरियल का मतलब है 1 से लेकर के 7 तक का मल्टीप्लिकेशन, और इसमें से जब मैं 5 फैक्टोरियल माइनस कर रहा हूं तो इसका मतलब है 1 से लेकर के 5 तक का मल्टीप्लिकेशन। अब इन दोनों को देखें तो क्लियरली इसमें 5 फैक्टोरियल कॉमन लिया जा सकता है। तो 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, यहां पर मेरे पास बचा 7 इंटू 6 माइनस 1, तो ये नंबर 120 इंटू 41 हो गया। वहां पे 120 इंटू 42 था, ये नंबर 120 इंटू 41 हो गया, जिसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू 4920 आ जाएगी। वैसे तो मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकता था, लेकिन ये मैंने अलग से करके दिया कि अगर मेरे पास 2 फैक्टोरियल के नंबर है, यानी कि मान लो मेरे पास x फैक्टोरियल माइनस वाई फैक्टोरियल, x फैक्टोरियल प्लस वाई फैक्टोरियल टाइप की चीजें हैं, तो इन दोनों में से जो छोटा नंबर है x और y में से, उसका फैक्टोरियल कॉमन हो जाएगा। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल कितना होता है, तो चूंकि 4 फैक्टोरियल में 3 फैक्टोरियल पहले से है, 4 फैक्टोरियल अपने आप में 3 फैक्टोरियल इंटू 4 है, तो मैं पूरे में से 3 फैक्टोरियल कॉमन ले लूंगा और 1 प्लस 4 5 हो जाएगा, तो ये 6 इंटू 5, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, ये 30 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग फैक्टोरियल में कैलकुलेशन करेंगे। अगला एग्जाम्पल फिर डिवीजन के ऊपर है। तो पहले पार्ट में कह रहे हैं कैलकुलेट 7 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल, तो फिर जो मेरा 7 फैक्टोरियल है उसको मैं 5 फैक्टोरियल के ही टर्म में 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख लूंगा, और डिनोमिनेटर में 5 फैक्टोरियल है, तो जो छोटा वाला टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही कोई मुझे 3 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल करने को कहता, तो इसकी वैल्यू सिंपली 1/4 हो जाती, ये मैंने बताया नहीं, इसकी वैल्यू 42 हो जाएगी। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं 12 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब यहां पे डिवीजन के लिए 2 नंबर हैं, तो मैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए ऊपर नीचे बड़ा वाला नंबर काटूंगा, तो इसका मतलब मैं इस 12 फैक्टोरियल को, साफ साफ नहीं लिखा, इसको 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल लिखूंगा। लिखने को तो मैं 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 ऐसे करते करते और इंटू 2 फैक्टोरियल भी लिख सकता था, पर बड़ा वाला नंबर काट देना कैलकुलेशन वाइज ज्यादा आसान है, तो ये 10 फैक्टोरियल ऊपर नीचे मैंने काट दिया। अब ये नंबर सिंपली 12 इंटू 11 बाई 2 इंटू 1 है, तो ये 6 आ गया और ये 66 आ गया। इस तरीके से हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे। तो जो फैक्टोरियल है, फिर से दोबारा बता दूं, जो 12 फैक्टोरियल है इसको मैं चाहूं तो 12 इंटू 11 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, इसको मैं चाहूं तो 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, इसको मैं चाहूं तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। तो जब भी मुझे कहीं डिवीजन करना होगा, तो अगर मुझे 10 फैक्टोरियल से डिवीजन करना है तो मैं ये वाला नोटेशन लिख लूंगा, 9 फैक्टोरियल से करना है तो ये वाला नोटेशन लिख लूंगा, और फिर इस तरीके से चीजें ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगी और मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अगला प्रॉब्लम कुछ अलग नहीं है, ये पूछ रहे हैं इवैल्यूएट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल वेयर n इज 5 एंड r इज 2। तो बेसिकली ये मुझसे क्या कह रहे हैं कि मैं इन्हें बता दूं कि 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल की क्या वैल्यू है। तो फिर से मैं, चूंकि इन दोनों में से 3 बड़ा है, इसलिए मैं 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख लूंगा अपॉन 3 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, तो ये दो नंबर कट गए और ये
2 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी। अब ये लास्ट एग्जाम्पल करते हैं। ये कह रहे हैं इफ 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल देन फाइंड x। तो यहां पर डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल है, तो 8, 9 और 10 में 10 सबसे बड़ा नंबर है, तो मैं दोनों साइड इक्वेशन को 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करता हूं। तो अगर मैं 10 फैक्टोरियल इंटू इक्वेशन 1 लिखूं, अगर ये मेरी इक्वेशन 1 है, तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी 10 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल बाई 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। तो बेसिकली इज इक्वल टू x ही हो गया। अब ये बहुत सिंपल हो गया, x की वैल्यू कितनी हो गई 10 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल को मैं 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। चूंकि डिनोमिनेटर में 8 फैक्टोरियल था, इसलिए मैंने न्यूमरेटर वाले 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिखा, और चूंकि यहां पर डिनोमिनेटर में 9 फैक्टोरियल था, इसलिए मैं इसको 10 इंटू 9 फैक्टोरियल बाई 9 फैक्टोरियल लिख दूंगा। ये 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कट गया, ये 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट गया, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 10 100। फिर अभी मैं यहां पर जब आपको दिखा रहा हूं, आप भी जब इसको करोगे तो धीरे धीरे स्लोप स्टेप में कर रहे हो। अदरवाइज अगर मुझे इसको थोड़े से प्रैक्टिस के बाद करना होता तो मैं कहता 10 फैक्टोरियल इधर ले आओ, तो ये 10 फैक्टोरियल हो गया, ये कटा तो यहाँ पे 90 आ गया, ये कटा तो यहाँ पे 10 आ गया, इसलिए x की वैल्यू 100। मैं इस तरीके से छोटे से में ही करके इस क्वेश्चन का आंसर दे देता था। पर अभी आप इस चक्कर में मत पड़ो, पहले धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करो, और एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो अपने आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। पर ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्पीड बढ़ाओ, ये मत करना कि हमेशा ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करते रहो, बिकॉज फिर इतना टाइम लगने लगेगा कि आगे चल कर किसी एग्जाम में आप काम नहीं कर पाओगे। चलो, इसके साथ हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल कर लिए। अब आप लोग एक्सरसाइज करो। थैंक यू वेरी मच।